अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है शाम रमज़ान। मैं हूं आपके साथ आमना खटाना और आपको सबसे पहले वेलकम कहेंगे। बिल्कुल जी, और मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती, और आपको खुशामदेद कहते हैं, जिसको उन्होंने अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया। लेकिन खुशामदेद ज़्यादा अच्छा लगता है। वाई मेरे ख्याल में हमारी ज़ुबान में कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी अपनी ज़ुबान में ही बहुत ज़्यादा भाती हैं, और कुछ अल्फाज जो हैं वो बैरूनी ज़ुबान में अच्छे लगते हैं आपको, गैर मुल्की। क्योंकि गैर मुल्की अगर मैं कहूँगा तो वो फिर वो उसके साथ हमारे जहन में अब लग गया ना कि एक साजिश का तस्वुर ही हमारे जहन में आ जाता है वैसे। लेकिन बहरहाल आते ही आपने सियासत की तरफ जाने की नहीं कोशिश सियासत नहीं, ये तो अब गली मोहल्ले में हर बच्चा इसी मामले पे बात कर रहा है, बिल्कुल ऐसे जिसको ही है। साजिश के लफ्ज़ का मतलब भी ना पता हो, जिसको मुदाखलत और साजिश में फ़र्क ना पता, वो भी यही बात करते हैं। तो हमें, हमारा मकसद है कि हम उन्हें समझाएं कि हकीकत क्या होती है और बिल्कुल फ़र्क क्या है। अच्छा जनाब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गर्मी है और फिर रमज़ान भी है, ऐसे में बिजली का शदीद बहरान भी है। क्या बात है, और शायरी करना शुरू हो गया। नहीं, शायरी निकल आई है क्योंकि ये दोहाई दे रहे हैं बेसिकली हम। बिल्कुल ऐसे ही है, ये वाकई इस परेशान कुन सूरत हाल का सामने है। और एक तो ये होती है ऐलानिया, दूसरी होती है गैर ऐलानिया। हाँ, गई आई। और आप ये सोचें कि देहात में जो बुरा हाल है, 8-8 घंटे की वहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है। शहरी इलाकों में फिर भी 4 से 6 घंटे हैं, लेकिन जो देहात में सूरत हाल है वो बहुत ही अबतर है, जिस पर काम करने की शदीद ज़रूरत है। अब पता नहीं एनर्जी क्राइसिस पर किस तरह से काबू पाया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो पहले वाली गवर्नमेंट थी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी वजह से वो अच्छा, हाँ, अवाम के साथ यही चलता रहता है, ये साइकिल एक दूसरे चलता पे रहता डाल है। दो जो और आते हैं हल ना निकालो। वो कहते हैं जी पिछले वाले ने बहुत गलत किया था, और जब नहीं आए होते उस वक्त कहते हैं कि ओहो हो सब कुछ है लेकिन खर्च नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, आगाज़ हम करने वाले हैं कल जिस खबर का हमने तस्करा किया था कि कराची से लापता जो बच्चियां हैं, जिनमें पहले दुआ ज़हरा लापता हुई, उसके बाद निमरा, अब उनका पता चल गया है जी। कराची में अल्फला के इलाके गोल्डन टाउन से 10 रोज़ पहले लापता हुई थी ये बच्ची दुआ ज़हरा, जिनको लाहौर में अब ट्रेस कर लिया गया है। और पुलिस का ये कहना है कि लड़की ने लाहौर में एक लड़के से निकाह कर लिया है। लड़की की तलाश के लिए AVCC की जानिब से 3 टीमें तश्कील दी गई थी। उसके अलावा FIA और रेंजर्स की खुसूसी टीमें भी लड़की की तलाश के लिए काम कर रही थी। जाहिर है कि उस हवाले से जो डिटेल्स इनिशियली सामने आई थी, और बच्चे के माँ बाप ARY डिजिटल के प्रोग्राम में भी आए थे, वहाँ पर भी आके उन्होंने अपील वगैरह की थी। फिर बाद में CCTV फुटेजेस वगैरह जो सामने आई थी, उनसे कुछ और कहानी सामने आई थी कि अगवा नहीं है, लड़की अपनी मर्जी से गई है। लेकिन अभी इस हवाले से कुछ डिटेल्स कहा यह जा रहा है कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और कुछ चीज़ें मुराद सामने अली शाह आएंगी। साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि इसका नहीं, पता बच्ची की जानिब से चल भी चुका अभी है। हाँ जी, ये भी कहा जा रहा है कि इस हवाले से बात भी की जाएगी। बहरहाल इसी बारे में तफसील जानते हैं। ARY न्यूज़ के नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर, ये कहिएगा, दुआ ज़हरा को कैसे ट्रेस किया गया? मोबाइल फ़ोन काम कर रहा था क्या? बिल्कुल देखें, ना सिर्फ दुआ ज़हरा बल्कि कराची से सऊदाबाद से लापता निमरा, ये दोनों लड़कियां ट्रेस हो चुकी हैं। और पुलिस की जानिब से जैसे कि शुरू में एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपनी मर्जी से गई होंगी, तो आखिर वही हुआ है। और ये अल-फलाह से जो दुआ मुबैना तौर पर अगवा हुई थी, क्योंकि अब तक इसके ऊपर अगवा का मुकदमा दर्ज है, तो इसको पंजाब के शायद लाहौर से जो मालूम किया गया कि ये वहां पर मौजूद है। और पंजाब पुलिस ने कराची पुलिस को रब्ता करके बताया कि वो इस तक पहुंच चुके हैं। इस केस पर ना सिर्फ स्पेशलाइज्ड यूनिट AVCC बल्कि रेंजर्स और FIA की टीमें भी काम कर रही थी, और बहुत हाई प्रोफाइल केस बनाकर इस केस पे काम किया जा रहा था। क्योंकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस मुबैना अगवा के दूसरे रोज इसका नोटिस लेते हुए पुलिस को, IG सिंध को, एडिशनल IG को अहकाम जारी किए गए थे इसकी बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। क्योंकि शुरू में, बल्कि कल तक, आज सुबह तक यही था कि ये लड़की अगवा हुई है। लेकिन पुलिस जो अपने खतूत पे काम कर रही थी, सबसे पहले तो एक टैबलेट के बारे में पता चला जो इसके पास मौजूद था, एक डिवाइस थी, और जो सर्च हिस्ट्री थी, जो इस मुबैना अगवा के चौथे पांचवें रोज पुलिस को पता चल चुका था कि निमरा की जो दुआ ज़हरा की जानिब से सर्च हिस्ट्री में ये तमाम चीजें चेक की गई कि निकाह कैसे किया जाता है और कोर्ट मैरिज कैसे किया जाता है। तो ये जब तफसीलात सामने आई, उसको वैसे भी शुबा था कि ये केस अगवा का नहीं है बल्कि कुछ और है। और अच्छा। उसके बाद फिर आज इन दोनों की निकाह नामों की कॉपियां सामने आई हैं, तो उस हिसाब से दोनों ने, एक ने 17 को, एक ने 18 तारीख को निकाह किया है। और दुआ ज़हरा की जो उम्र निकाह नामे में लिखी गई है वो भी 18 तारीख है, जबकि इनके वालिदैन की जानिब से शुरू से कहा जाता रहा कि 14 साल की है। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र की शादी कानून में शामिल नहीं है, तो अब ये देखना बाकी है। तो उम्र का पता क्या चला अभी नज़ीर शाह?
देखिए, उम्र का पता, जो लड़की का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, अस्पताल का सर्टिफिकेट है, जो स्कूल की एडमिशन स्लिप होती हैं, ये चीज़ें वाहिद सबूत होती हैं जिनसे पता चलता है। लेकिन वहाँ हमारे को और मज़ीद कुछ मालूमात हुई हैं, उसमें ये भी कहना है कि जो निम्रा और इनकी जानिब से, दोनों की जानिब से बताया गया कि दुआ ज़हरा और इनकी दोनों की जानिब से बताया गया। मैं इसलिए दोनों की बात कर रहा हूँ कि दोनों का केस ट्रेस हो गया, लेकिन ये बताया गया कि ये अपनी मर्जी से गई थी, इनको किसी ने अगवा नहीं किया था। चलें, दुआ के हवाले से पहले ये बताएं कि जब वो निकली थी लड़की, जब बच्ची गई थी, तो या जो भी इसके हवाले से इनिशियल डिटेल्स, तो एक तो ये है कि उसका इंटरनेट सर्च हिस्ट्री, दूसरा ये था कि ये भी बताया गया था कि वालिदैन की जानिब से कहा गया कि 1.5 साल से स्कूल नहीं जा रही, जबकि बाकी अहले मोहल्ला कह रहे थे कि वो तो 7-8 साल से घर पे ही है, उसकी होम स्कूलिंग हो रही है। इसका भी कुछ पता चला? देखें, स्कूल की जो स्कूल के जो असातिज़ा के बयानात थे और जो इसके वालिद के बयान थे, शुरू दिन से उनमें तज़ाद पाया जा रहा था। कई बातें ऐसी थी जो इनके आपस में, जो हस्बैंड वाइफ है, उनकी भी आपस में मैच नहीं करती थी। पुलिस क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी और शुरू दिन से अंदाज़ा लगा रही थी। अभी भी जो हमारे सामने निकाहनामा इस वक्त मौजूद है, उस पर 17 तारीख को ये निकाह हुआ है। जो ज़हीर नामी जो शहरी है, उससे निकाह किया गया दुआ ज़हरा का। और दुआ ज़हरा, आप जब इसका वीडियो बयान, जो कि हमारे मुताबिक अब तक ये वीडियो बयान शायद रिकॉर्ड कर लिया गया हो, क्योंकि पंजाब पुलिस जो है, लाहौर नहीं, लेकिन पुलिस अगर निकाहनामा सामने है तो उसके अंदर बच्चे की उम्र क्या है? क्योंकि बच्चे की उम्र जो उसमें लिखी गई होगी वो ऑब्वियसली शनाख्ती कार्ड या किसी डिटेल से लेके ही लिखी गई होगी, वरना निकाह ख्वाह जिम्मेदार होगा। देखिए, उसमें उसकी उम्र 18 साल लिखी गई है और उसको खुद मुख्तार लिखा गया है। अच्छा। और यही बताया गया कि इसकी जो उम्र है वो 18 साल है। और जो उसमें जो एड्रेस बताया गया है जहाँ पर ये ज़हीर अहमद है, ये शेर शाह कॉलोनी, रायवंड, लाहौर का ये रिहायशी है। जबकि जो दुआ ज़हरा का जो एड्रेस दिखाया गया है वो पाक शेरा कोट, मतलब वो भी दूसरी जगह का एड्रेस बताया गया है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तमाम जितना भी ये मामला है, ये प्री प्लान हुआ है, बाकायदा मनसूबा बंदी से हुआ है कि कराची से लाहौर पहुंचना। सबसे पहले देखें अशफाक, एक 14-15 साल क्या, अगर आप इसको 18 साल की भी लड़की लगा लें तो बगैर किसी की सहूलतकारी या बगैर किसी की मदद के कराची से ट्रैवल लाहौर करना, फिर उस मंजिल मकसूद तक पहुंचना, फिर ये तमाम मामला करना, ये किसी एक या दो नज़ीर, जिससे लोगों का निकाह काम हुआ नहीं है, है। जिसके साथ निकाह का क्लेम किया जा रहा है कि जिससे निकाह हुआ है ज़हीर नामी शख्स, उससे राब्ता हुआ, उसका कोई मौक़िफ़ सामने आया? पुलिस इस हवाले से क्या बता रही है? देखें, चूंकि हमारा जो सबसे प्रायोरिटी पे हम लोग दुआ ज़हरा को देख रहे थे, तो जब तक की जो मालूमात हमें कराची पुलिस ने बताई हैं और लाहौर से जो हमारे ज़राए ने बताए हैं, तो उसमें अब तक जो सिर्फ दुआ ज़हरा के मुतालिक तफसीलात सामने आ सकी हैं, सिर्फ उसका नाम सामने आया और उस पर यह बताया गया कि ज़हीर अहमद है जो लाहौर का रिहायशी है, उसके साथ निकाह हुआ है। ये राब्ता इनमें कब से था? क्योंकि जब मैं पहले दिन दुआ ज़हरा के घर गया था, मैं उनके वालिद से पूछा था कि आपकी बेटी के पास मोबाइल है? उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। उनका कहना था ना इसके पास कोई मोबाइल फ़ोन है, ना हमने इजाज़त दी हुई थी। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे पूछने पर मना कर दिया गया था। अच्छा नज़ीर, मैं जिस तरह से आपसे सवाल कर चुका हूँ इससे मुतालिक भी कि जो निकाहनामा है उसके अंदर शनाख्ती कार्ड देखकर ही नंबर्स दर्ज किए जाते हैं या उम्र का इंदराज होता है, वरना निकाह ख्वाह जिम्मेदार होता है तमाम तर चीज़ों का। क्या उस निकाह ख्वाह को ट्रेस किया गया? उससे पूछा गया कि उसके पास ID कार्ड की कॉपीज़ हैं, अगरचे कि उसने उम्र इसमें 18 साल दर्ज की है? तो देखें, ये निकाहनामा जिसने भी बनाया, जो इसके अंदर 2 गवाहें और जो कारी साहब जिनकी जानिब से जो निकाह ख्वाह हैं, जिनकी जानिब से पढ़ाया गया है, चूँकि ये हाई प्रोफाइल केस है और जब एक सूबे की पुलिस दूसरे सूबे से रब्ता करती है अपने किसी केस के लिए, तो फिर उसको उसी प्रायोरिटी पर अंजाम दिया जाता है। तो पंजाब पुलिस का यही कहना है कि वो यकीनी तौर पर इस पूरे मामले को देख रही है, मुकम्मल तौर पर इस पर कानूनी तौर पर काम किया जाएगा। निकाह ख्वाह से पूछा जाएगा कि उसने कौन सी ऐसी दस्तावेजात देखी और कौन सी फॉर्मेलिटीज थी जो लाजमी मतलब वो पूरी करनी होती है या फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो वो तमाम क्या पूरे किए गए, जितने भी इकदाम थे निकाह करने के। इसके अंदर गवाह कौन थे, उन गवाहों को भी देखा जाएगा कि वो लड़की के रिश्तेदार थे या लड़के के। वली भी होता है लड़की का। अच्छा नज़ीर, अब ये कि लड़की का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, कब तक इसको कराची पुलिस के हवाले किया जाएगा? फिर ये बयान जो है वो देखें, कराची पुलिस के हवाले मुमकिन तौर पर आज शाम को भी किया जा सकता है और कल भी, और उसका वीडियो बयान जैसे ही रिकॉर्ड होगा वो सबसे पहले कराची पुलिस और इसके वालिदैन को भेजा जाएगा। आज जब ये खबर हमने दी तकरीबन उस वक्त 2 बज रहे थे, 2:10 पर ये खबर हमारे सामने आई और जब हमने इसके वालिदैन से रब्ता किया तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है, ना ही पुलिस ने हमें बताया है। लेकिन ये कि पुलिस न सिर्फ कराची पुलिस
बल्कि लाहौर पुलिस दोनों की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई। शुरू में तो कराची पुलिस की जानिब से थोड़ा हीला हुज्जत से काम लिया जा रहा था, लेकिन बाद में फिर बताया गया कि हाँ, पंजाब पुलिस ने, लाहौर पुलिस ने कराची पुलिस से रब्ता करके बताया तो वो इस तक पहुंच गया। उस पर टेक्निकल जराए बुरोए कार लाते हुए जितनी भी तमाम कार्रवाई की गई है, मुश्तरका की गई है, जिसके अंदर कराची पुलिस और लाहौर पुलिस दोनों शामिल हैं। चलें, ज़बरदस्त। आई होप कि मज़ीद भी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि लड़की, बल्कि दोनों लड़कियां, निम्रा और दुआ ज़हरा, दोनों खैरियत से हैं। अभी जल्द उस हवाले से मज़ीद डिटेल्स भी सामने आ जाएंगी। लेकिन वालिदैन ज़ाहिर है कि बहुत परेशान थे। पहले ज़िंदा सलामत होना ये मैटर करता है, उनकी खैरियत मैटर करती है, फिर बाकी चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसका बयान जो है वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ऐसे सिचुएशन में मोस्टली जो बयान होते हैं वो अंडर प्रेशर आकर दिए जाते हैं, अंडर प्रेशर होते हैं और अपनी सोच के मुताबिक। ज़ाहिर है कि वालिदैन बहुत सी डिटेल्स होती हैं, हाँ। वो अपनी इज्जत की खातिर नहीं शेयर करना चाहते। अच्छा जी, अब एक और मसला वो आपके सामने रखने लगे हैं। शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनना PIA पर भारी पड़ने लगा है। वो इस तरह से कि वजीर आजम के दौरा सऊदी अरब के लिए वजारत खारजा ने PIA से बोइंग 777 मांग लिया है और इसके लिए PIA के CEO को खत लिखा गया है। जी, अब ये एक बड़ा परेशान कुन अमर है। इस पर तफसील जान लेते हैं। ARY न्यूज़ के नुमाइंदे सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। सलाउद्दीन साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि तकरीबन 300 से 400 के करीब बंदे इसमें आ जाते हैं। वैसे ही हम खबर सुन चुके थे कि वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि ना सिर्फ ये कि उनके अहलो अयाल बल्कि इत्तेहादी भी उनके साथ उम्रे के लिए जाएं, तो ये उसी मकसद के लिए ले जाना चाह रहे थे इस तैयारी को। और उसकी पेमेंट कौन करेगा? अगर मांगा गया है तो क्या अपनी जेब से उसकी पेमेंट करेंगे वज़ीर आज़म साहब? देखिए, वज़ीर आज़म तो अपनी जेब से पेमेंट नहीं करते, वजारत खारजा इसकी अदायगी करता है। लेकिन माजी में भी अगर हम देखें तो नवाज लीग के दौरे हुकूमत में भी PIA के तैयारे को ज़ाती तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। कहीं भी बैरून मुल्क दौरे पर जाते थे तो PIA 777 तैयारा इनके लिए पसंदीदा तैयारा होता था। वह खुसूसी नशिस्तें इसमें लगती हैं। ज़ाहिर है ये VVIP मूवमेंट होती है तो आम सीटें हटा दी जाती हैं, VVIP सीटों के बंदोबस्त होता है और मतलब खानों के दीगर फरमाइशी प्रोग्राम भी बहुत होते थे। तो उसके बाद जब वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत आई थी, वज़ीर आज़म इमरान खान बने थे, उसके बाद उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था कि कोई भी उनके बैरून मुल्क दौरे पर PIA का तैयारा इस्तेमाल नहीं होगा। किफ़ायत जारी मुहिम के तहत इमरान खान ने कोई कभी भी किसी भी दौरे अच्छा, लेकिन मुझे ये बता दें कि भाई चले वज़ीर आज़म साहब ने अपने लिए मांग लिया, लेकिन जो अभी पिछले दिनों आपके इल्म में है कि वो अख्तर मेंगल साहब को भी बुला रहे थे, भूतानी साहब को भी बुला रहे थे, बाकी जो साथी इत्तेहादी हैं उनको भी बुला रहे थे, तो ये पेमेंट क्या उनसे वसूल की जाएगी इस जहाज़ पे सफ़र करने की, या वो भी सरकार के खर्च से जाएगी? वो भी सरकार के खर्चे पे ही जाएगी। ये कोई अपनी जाती उससे तो नहीं देते। और दायरा PIA के ये 777 तैयारा है, अच्छी खासी कॉस्ट आती है इस पे। एक अंदाजे के मुताबिक अगर ये तैयारा इस्तेमाल होगा सऊदी अरब के लिए तो $60,000 PIA को नुकसान का सामना रहेगा। दूसरी बात कि ये जाहिर है इस वक्त उम्रा सीजन चल रहा है, PIA का बड़ा पीक पर है और ये तैयारे बोइंग 777 तैयारे लॉन्ग रेंज है तो उम्रा ऑपरेशन पे भी इस्तेमाल। अच्छा चले, ठीक है। मोहम्मद सलाउद्दीन आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, फर्दर भी आपसे अपडेट लेंगे। ये बोइंग 777-300 जिसकी हम बात करें, इस तैयारी की कैपेसिटी 350 से लेकर 450, अगर बिजनेस क्लास और इकोनॉमी साथ हो, और अगर सिंगल सीट इकोनॉमी क्लास हो तो 550 लोग इसमें बैठ सकते हैं। ये एक्सटेंडेड वर्जन है और ये पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट यही है इस वक्त, कमर्शियल एयरलाइनर। उसके अंदर अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है तो वो चाह ये रहे हैं कि जब 27 अप्रैल को वो जाएं उम्रे की अदायगी के लिए, तो उनके साथ ना सिर्फ ये कि उनके दोस्त अहबाब अहलो अयाल उम्रे की सादत हासिल करें सरकारी खर्च पे, बल्कि उसके साथ साथ जी पूरा सहाफियों को भी उन्होंने दावत उनकी जानिब से दी जाएगी जो कि अपने खर्च पे नहीं जाएंगे। अच्छा, इमरान खान साहब के दौर में बाकी क्रिटिसिज्म अपनी जगह जो लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा ये रखा कि जो भी सहाफी उनके साथ जाते रहे होंगे वो अपने खर्च पे सफर करते होंगे, या जो भी लोग जाते होंगे, यानी जो वज़रा थे वो भी अपने इस्तेमाल के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर रखा। लेकिन उससे हटके मुल्क से बाहर जाने के लिए वो कभी भी इस तरह से तैयारों का इस्तेमाल नहीं करते थे और ये अफसोसनाक अमल है। और ये कोई पहली बार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब, बल्कि नवाज शरीफ साहब की जब भी गवर्नमेंट आई है, अब शहबाज हुकूमत भी हमारे सामने है, नून लीग की जब भी गवर्नमेंट आई है, हर साल जब भी उम्रे की सादत के लिए जाते हैं तो तमाम मुलाजमीन, पूरा मीडिया सेल इनके साथ इसमें सफर करता है और सरकारी खर्चे पर ये लोग जाते हैं। सलाउद्दीन है हमारे साथ जी। सलाउद्दीन, जरा ये बताइएगा कि भाई ये जो पूरा ट्रिप है, जाहिर है कि इसकी कॉस्ट थोड़ी सी मेजर की गई होगी, तो कितना अमाउंट इस पे खर्च आएगा, थोड़ा एस्टिमेट लगाया गया है?
देखिए अभी एस्टिमेट तो नहीं लगाएगा, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक अरबों रुपए के इस पे अखराजात आ जाते हैं। क्योंकि जाहिर एक मैं थोड़ा सा इंटरप्ट इसमें ये करूंगा कि अगर तैयारा भले उसके अंदर 400 बैठे हैं या 100 बैठे हैं, खर्चा उसका उतना ही है, मेंटेनेंस पे चार्जेस उसके उतने ही होंगे। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह है। जाहिर है इसकी मेंटेनेंस है, फ्यूल है, और 777 तैयारा अच्छा खासा फ्यूल इस्तेमाल होता है। अरबों रुपए के अखराजात हैं, तो इसलिए अगर ये ऑपरेशन से भी ये तैयारा हटता है तो समझ लें, जैसे मैंने अभी बताया था कि $60,000 पर डे इसको नुकसान होगा। ये सिर्फ इसकी कॉस्ट है। दूसरा जो वो ऑपरेशन अलग मुतासर हो रहा है, जो उम्रा ऑपरेशन से ये तैयारा हटेगा, उम्रा ऑपरेशन पे ये इस्तेमाल हो रहा था, उम्रा ज़ायरीन को मुश्किलात होंगी, वतन वापसी में भी मुश्किलात होंगी, क्योंकि एक तैयारा वहां से निकल जाएगा, इनके साथ रहेगा। अगर ये सऊदी अरब जाता है तो फ्लाइट शेड्यूल इस तरह से रखा गया है कि ये तैयारा यहाँ से इनको लेकर इस्लामाबाद से मदीना जाएगा, मदीना से जद्दा, जद्दा से रियाद, और रियाद से इस्लामाबाद वापसी होगी। तो जब हमने PIA ज़राए से मालूम किया तो उनको यही कहना था कॉस्ट अरबों रुपए में इसके अखराजात चले जाएंगे। चलिए फरूक हबीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फरूक हबीब साहब, उम्रे की अदायगी बड़ा एक दीनी फरीज़ा है, दीनी फरीज़ा है, और उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब जाते हैं। जाहिर है कि हम चाहते हैं कि उनका उम्रा जो है वो अल्लाह ताला कबूल फरमाए, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि वो अपने खर्च पे करें। ये PIA का तैयारा उन्होंने 777 मांग लिया, जिसके अंदर 400 लोग बैठ सकते हैं, और सुनने में आया कि कोई सहाफ़ी वगैरह भी जाएंगे, बाकी सारे दोस्त अहबाब भी जाएंगे, इत्तेहादी भी जाएंगे। क्या कॉमेंट करेंगे आप इस पे? देखिए यही तो वो पुराना पाकिस्तान था, जिस पुराने पाकिस्तान में ये वापस आना चाहते थे, जिस पुराने पाकिस्तान में इनकी बिरयानियों की देगें भी हेलीकॉप्टरों के अंदर जाती होती थी, इनके बच्चे भी जो है वो हेलीकॉप्टरों को, जहाज़ों को रक्षे की तरह जो है वो इस्तेमाल करते थे। जाएं उम्रे की अदायगी के ऊपर, हमें जाने के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मामला ये है कि सरकारी खर्च के ऊपर तो ना जाएं। आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि नवाज शरीफ जब बीमार हुए, लंदन में 3 महीने 777 जहाज PIA का वहाँ पे खड़ा रहा था स्टैंड बाय के ऊपर। 777 जहाज़ों से नीचे तो उन्होंने कभी सफर ही नहीं किया था। यहाँ पर आप कंपैरिजन करें इमरान खान साहब का, वो तो अमेरिका में कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर चले गए थे कौम के टैक्स पेयर का पैसा बचाने के हवाले से। तो इनकी तो तारीख भरी पड़ी है। आप इनके 5-5 कैंप ऑफिस बहाल हो गए हैं। ये तो अडयाला जेल के, कोट लखपत जेल के लोगों की अफ्तारियां भी इन्होंने शुरू करवा दी हैं बुला के, जो इनके खिदमतगार थे जाती जब ये जेलों के अंदर थे, उनकी वही खाबे शुरू हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लल्ले तुल्ले सरकारी खजाने का जो है वो बेदरेग इस्तेमाल शुरू हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि ये कौम का पैसा जो है वो बचाना चाहिए। यही वजह है कि लोग इनको नापसंद करते हैं। ये सरकारी खजाने के ऊपर इस तरह हाथ साफ करते हैं, माले मुफ्त दिले बेरहम वाला इनका हिसाब है। तो मैं समझता हूँ कि ये वही चीज़ों के लिए ये इक़्तिदार में वापस आए हैं, ताकि ये अपनी लूटमार भी जारी रखें, ये अपनी अय्याशियाँ भी जारी रखें, ये अपना शाहाना जो इक़्तिदार का इनका तरीक़ाकार था उसको ये जारी रखें। तो मैं समझता हूँ कि ये पहले भी इसी तरीके से 777 जहाज़ों पे उम्रे करने जाया करते थे, पूरे खानदान को, मुलाजमीन को साथ लेके जाया जाते थे। अब भी वही खबरें वापस आ रही हैं इसी किस्म। चलिए फरूक हबीब साहब, इस पर आपका कमेंट आ गया, आप हमारे साथ ही रहेगा। एक और इशू जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सरफेस कर रहा है, इस पर तनकीद भी बहुत हो रही है और ज़ेर बहस भी है, वो ये कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने अमेरिका में एक अजीब ही मंतक पेश की है। उन्होंने कहा कि हम लिबरल हैं और इमरान खान इस्लामी है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुरानी आयत पढ़ने पर इमरान खान को तालिबान से उन्होंने मिला दी है, और ये भी कहा कि इमरान खान कुरानी आयत अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर पढ़ते हैं, इसी नाम से तालिबान की एक वजारत भी है। तो ये पहले आपको सुनवा देते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं। Movement going on. Imran Khan, the former prime minister, essentially then started talking about some Quranic verses of this called Amr bil Maroof and Nahi anil Munkar, meaning that this is promotion of virtue and prevention of vices. Somehow that we were the standard bearers of vice, and he was somehow the standard bearer of virtue. That, by the way, for reference, was also a line that Taliban used in the previous incarnation. They had a ministry of that name. जी फरूक हबीब साहब, आपका कमेंट सर इस पे कि ये वहाँ पर जाकर अपने मकसद के हुसूल के लिए इस तरह से दीनी मामलात को लेकर क्रिटिसिज्म, क्या ये सही मंतक है, सही रवैया है? देखिए बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप ये देखें कि ये जैसे ही अमेरिका जाते हैं वहाँ जाकर ये कोई नया ही लबादा ओढ़ लेते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर ये कुरानी आयत है, अल्लाह ताला का अहकामात है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप जो है वो अच्छाई का साथ दो, आप बुराई के खिलाफ खड़े हो। इसके ऊपर जो है वो हदीस भी मौजूद है
कि अगर आप बुराई को देखो तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते, दिल से बुरा जानो। जुबान से रोको, जुबान से नहीं रोक सकते, दिल से बुरा जानो। और ये ईमान की कमजोर तरीन दर्जा है। तो बुनियादी तौर के ऊपर इसको जाके डिस्टॉर्ट करना, इसको जाके तालिबान के साथ जोड़ना, ये क्या चीज करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? इससे कबल जो है ख्वाजा आसिफ भी गए थे किसी थिंक टैंक में अमेरिका के, आपको याद होगा, उन्होंने भी इसी किस्म की बात की थी कि इमरान खान कोई एक्सट्रीमिस्ट है, इमरान खान कोई तहापसंद है और हम कोई बहुत ज्यादा जो है वो लिबरल हैं। बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ ये तो हर मुसलमान का ये ईमान है कि उसमें अच्छाई का साथ देना है, बुराई के उसके खिलाफ खड़े होना है। तो मैं समझता हूँ उसको डिस्टॉर्ट करके उन्होंने पेश किया, इसके ऊपर उनको माफी मांगनी चाहिए। अगर उनसे ये मामला जो है वो सरजद हुआ है, उसके ऊपर बज़िद होना, उसके ऊपर कायम रहना, मैं समझता हूँ ये कोई समझदारी का सबूत नहीं है। ठीक है, फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन मामलों पर उन्होंने बात की। जिस तरह से हम ये भी देख रहे थे कि इमरान खान साहब, बल्कि वही बात आप जो कर रहे थे, नाक़िदीन जितनी भी तनकीद करें, लेकिन इस्लामोफोबिया को लेकर या इस्लाम को दहशतगर्दी से अलग किया जाए, इस पर जितना इमरान खान साहब ने UNGA जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर बात की है, वो सभी उसके मौतरफ हैं। बिल्कुल, कम से कम आवाज़ तो उठाई। विल टेक अ ब्रेक हियर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और आज हम खबर शामिल करने जा रहे हैं, बल्कि एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है सेहत आमा से मुतालिक, और वो ये है कि आज दुनिया भर में मलेरिया से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अच्छा, एक होता है पेंडेमिक और दूसरा होता है एंडेमिक। एंडेमिक किसी भी वक्त कहीं भी मौजूद रहता है, लेकिन उसकी लीथैलिटी उस तरह से नहीं होती जैसे अभी कोविड की थी पिछले दिनों में, यानी कि कोविड-19 जब आया था उसके बाद जो सिचुएशन रही। अब कोविड-19 भी आहिस्ता आहिस्ता एंडेमिक में तब्दील होता जा रहा है, और इसके साथ साथ मलेरिया और डेंगू ऐसे जो हैं वायरस से ही होने वाले अमराज हैं जो कि एंडेमिक हैं। अच्छा, इससे जुड़े कई खदशात हैं, गलतफहमियाँ हैं, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। और ये किस तरह से होता है, क्या किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज स्पेशलिस्ट भी मौजूद। बिल्कुल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन्फेक्शियस डिजीज़ डॉक्टर बिनिश सैयद साहिबा ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे मलेरिया है क्या बेसिकली, क्योंकि हम बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं जो दूसरी बीमारियों के साथ मिक्स कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता कि मलेरिया हो चुका है, क्योंकि डेंगू और मलेरिया के भी सिम्टम्स इनिशियली मिलते ही जुलते हैं। जी जी, मलेरिया बेसिकली एक तरह से इट्स एन एक्यूट फेब्राइल इलनेस, लाइक बुखार करने वाली ही बीमारी होती है, जैसे दूसरे बुखार करने वाली बीमारियां होती हैं, डेंगू है, टाइफॉइड है और जो कोविड है, इसी तरह से बुखार की तरह प्रेजेंट करती है। लेकिन ये वायरस नहीं है, ठीक है। मलेरिया वायरस नहीं करता। मलेरिया जो है ना, इट्स अ पैरासाइट, ठीक है। इट्स बिल्कुल ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है जरासीम ही, लेकिन ना ये बैक्टीरिया है ना ये वायरस है, ठीक है। इट्स अ पैरासाइट, ठीक है। और ये एक वेक्टर, पैरासाइट्स को वैसे जिंदा होस्ट चाहिए होते हैं। हाँ, इट्स अ वेक्टर बॉर्न डिजीज, ठीक है। यानी कि ये डायरेक्टली ह्यूमन को ट्रांसमिट नहीं होता, नहीं लगता, ठीक है। जैसे कोविड हमें लग जाता है, कोई छींकने से जैसे कोविड लग गया हमें, ठीक है। तो मलेरिया में ऐसा नहीं, मलेरिया ऐसा नहीं होता। मलेरिया आपको मच्छर के काटने से लगता है, ठीक है। वैसे तो डेंगू भी मच्छर के काटने से ही लगता है, लेकिन मलेरिया एक पैरासाइट है जो कि मच्छर के काटने से आपको लगता है। मादा मच्छर होता है एनोफ्लिस मस्कीटो, और उसमें पहले से मलेरिया होता है, इन्फेक्टेड होता है। हाँ, वो कैरियर होता है बेसिकली। वो जैसे एक जो मलेरिया से जिसमें मरीज को मलेरिया होगा उसको वो काटेगा और फिर वो मच्छर दूसरे इंसान को अगर काटेगा तो वो उसको ट्रांसमिट कर देगा। उसका वो पूरा लाइफ साइकिल होता है। लेकिन एक लेट्स से कि एक तो कैरियर हुआ जिसका आपने नाम लिया, जी जी। सपोज एक शख्स है वो इन्फेक्ट हो चुका है, जी जी, मतलब शी इज इन्फेक्टेड। अगर उस जगह में विसिनिटी में कोई दूसरा शख्स मौजूद है और उसको कोई दूसरा मच्छर, वो मच्छर नहीं, कोई दूसरा मच्छर उस शख्स को काट के वहाँ पर उस दूसरे शख्स को काट लेता है, तो क्या ऐसे में ट्रांसमिट हो सकता है मलेरिया? उस इन्फेक्टेड पर्सन को उसने नहीं, ट्रांसमिशन उसी एनोफ्लिस मस्कीटो से ही होगी। अच्छा, उसी से। जी, वही जो इसका वेक्टर है वो एनोफ्लिस ही होगा, ठीक है। दूसरा और कोई उसको ट्रांसमिट नहीं करेगा। वो स्पेसिफिक एक जो मच्छर एनोफ्लिस है, जो उसका मादा है, वही ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अच्छा, अब इसकी जो ट्रांसमिशन है वो थ्रू ब्लड भी होती है, राइट? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रेयर है, ठीक है, लेकिन ट्रांसफ्यूजन के जरिए से इट हैज़ बीन रिपोर्टेड, बट इट्स वेरी रेयर। अच्छा, पाकिस्तान में आजकल कितना ये फैला हुआ है? आजकल इसका फैलाव कम है, ज़्यादा है? कंट्रोल के तरीके क्या हैं? पाकिस्तान में तो एंडेमिक ही है, अच्छा, ठीक है। सीजनैलिटी हो सकती है, कुछ सीजन्स होते हैं, ठीक है, लाइक अप्रैल से नवंबर आपको इसके केसेस ज़्यादा मिलते हैं,
ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है कि हाँ, मौसम गर्मी के मौसम में ज़्यादा केसेस आते हैं और बारिश के मौसम में जब गंदगी अगर बढ़ जाती है, ठीक है, तो उन सीजन्स में जो है आपको ज़्यादा इसके केसेस मिलना शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज़ मलेरिया आपको थ्रू आउट द ईयर मिलता है पाकिस्तान में। इट्स अ मॉडरेट जो है, जो WHO ने हमें वो किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है, मॉडरेट टू हाई एंडेमिसिटी रीजन में हम लोग आते हैं। साउथ ईस्ट जो हमारा रीजन है उसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस है 82% तकरीबन जो है वो इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल, और उसके बाद हमारा ही नंबर है। मॉस्किटो के काटने के कितने दिनों बाद आपको जो सिम्टम्स हैं वो जाहिर होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर? अच्छा, दैट डिपेंड्स, ठीक है, वो वैरी करता है, ठीक है। इट कैन बी एज अर्ली एज 2 to 3 days। अगर वो डिपेंड करता है मच्छर की वैरायटी कौन सी, वो पैरासाइट की वैरायटी कौन सी, और आपकी इम्यूनिटी भी मैटर करती है। हाँ बिल्कुल, इम्यूनिटी भी मैटर करती है, आप इम्यून कितने हैं, ठीक है, आप हेल्दी कितने हैं, मच्छर उसकी पैरासाइट की वैरायटी क्या है, सॉरी नॉट द मच्छर बट द पैरासाइट की वैरायटी। 4 किस्म के इसके टाइप्स होते हैं मलेरिया के, ठीक है, हाँ बिल्कुल, स्ट्रेन्स होते हैं या टाइप्स होते हैं इसके, जिसमें सबसे ख़तरनाक जो होता है वो फैल्सीपैरम है। अच्छा। ठीक है, प्लाज्मोडियम इसका नाम जो होता है पैरासाइट का वो है प्लाज्मोडियम। अच्छा। फैल्सीपैरम। अच्छा। दूसरा होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अच्छा। प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है, पाकिस्तान में जो सबसे कॉमन वैरायटी है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है। अच्छा। ठीक है, विच इज़ फॉर्चुनेटली नॉट वेरी सिवियर। ठीक है, वो इतना सिवियर डिजीज कॉज नहीं करता। और उसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स यही जो नॉर्मल जो बुखार के जो अलामात होते हैं ना, फीवर के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे किसी भी वायरल इलनेस के होते हैं, इट्स बेसिकली इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं किसी भी दूसरे बुखार से। बुखार, फ्लू, सर दर्द टाइप। बुखार होगा, सर दर्द होगा, चिल्स के साथ बुखार होगा, शदीद सर्दी लगेगी। अच्छा। जो मलेरिया में एक चीज़ जो बहुत वो होती है वो शिद्दत के साथ सर्दी लगती है। अगर ये पैरासाइट है तो इसके लिए मेडिकेशन किस तरह से लेनी चाहिए? एंटीबैक्टीरियल इस पर वर्क करती हैं या क्या? एंटीबायोटिक्स नहीं, इसकी स्पेसिफिक मेडिकेशन होती है। ठीक है, स्पेसिफिक मेडिकेशन होती है, कुछ एंटीबैक्टीरियल्स भी इसमें काम आती हैं, लेकिन वो उनकी कैटेगरी अलग है। अच्छा। ठीक है, इसकी जो मेडिकेशंस हैं उसमें जो WHO ने जो रिकमेंड करता है वो आर्टीमीथर और साथ में उसके साथ एक और कंपाउंड होता है ल्यूमेफेंट्रिन, वो कॉम्बिनेशन में आता है हमारे पास और बहुत इजीली अवेलेबल होता है। बट आई वुड रिकमेंड कि सेल्फ मेडिकेशन कोई ना करे, ठीक है, और विदाउट टेस्टिंग, मलेरिया के टेस्टिंग कराए बगैर इसको एम्पेरिकली ना लिया जाए। टेस्ट इसके कौन से होते हैं? मलेरिया टेस्ट इसका बहुत आसान है। अच्छा। ठीक है, इसका एक होता है कि ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उसको सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे रख के टेस्टिंग की जाती है। अच्छा। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोपी से उसमें वो आपको ब्लड सेल के अंदर जो है ना वो पैरासाइट नजर आ जाता है। अच्छा, नजर आ जाता है। ठीक है, वो एक सिंपल टेस्ट होता है और उससे भी आसान एक टेस्ट होता है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, वो बिल्कुल जो है उसको RDT कहते हैं और वो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट होता है, वेरी सिंपल, वेरी इनएक्सपेंसिव। ठीक है, और वो हम आजकल डायग्नोसिस हम उसी पे बेस्ड करते हैं। अच्छा, और वो जो माइक्रोस्कोप का आपने बताया वो इस वजह से भी क्योंकि साइज में वायरसेस सबसे छोटे होते हैं, बैक्टीरिया उससे बड़े होते हैं, पैरासाइट कंपैरेटिवली बड़े। दैट्स द गोल्ड स्टैंडर्ड, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, बट वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। लेकिन उसमें थोड़े से ग्लिच ये है कि उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, मतलब यू हैव टू हैव एक्सपीरियंस इन द लैब कि वो उसको पिक कर सके। ठीक है, तो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। तो जब भी आप सस्पेक्ट करें कि मलेरिया, आपको टिपिकल फीचर्स हो, उसके क्लिनिकल सिम्टम्स हो, फीवर आ रहा हो हाई ग्रेड, यूजुअली मलेरिया में फीवर हाई ग्रेड होता है 102 एंड अबव। ठीक है, विद चिल्स एंड राइगर्स। राइगर्स का मतलब है कि शदीद सर्दी लग के बुखार। चलें जी, कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर विनिश हमारे साथ मौजूद थी। कोई भी बीमारी उसका बर वक्त तशख़ीस, बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये होगा कि आप मज़ीद बीमार होते चले जाएंगे और फिर जैसे मलेरिया भी कहते हैं कि फेटल हो सकता है। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक लेते हैं। ऑलराइट जनाब, और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान असम्बली को तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं और फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले कौमी असम्बली के अरकान को 28 अप्रैल जबकि पंजाब असम्बली के अरकान को 6 मई को तलब किया गया है। मामला है आर्टिकल 63A का और इसके तहत 30 दिन में इस सारे मामले को निपटाना है। तहरीक इंसाफ ने फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले अरकान के खिलाफ रेफरेंस भी भेज रखा है। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान असम्बली को तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। एग्जैक्टली और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया गया था कि इनके खिलाफ
जो है वो एक्शन लिया जाए, और फिर इलेक्शन कमीशन से भी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने फाइनली मुनहरिफ अरकान असम्बली को तलबी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब सीनियर तज्जियाकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, फाइनली अब इनको बुला लिया गया है। जो कौमी असम्बली के अरकान हैं वो 28 अप्रैल को, जबकि पंजाब असम्बली के अरकान को 6 मई को तलब किया गया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस मामले को? अब ये है कि ये बहुत अहम केस है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने वो पार्टीजन और किसी उसमें तासुब में आए बगैर कानून के मुताबिक प्रोसेस किया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। 28 मई के लिए जो बंदे कौमी असम्बली में पीटीआई के छोड़ गए थे 20-22, उनको बुला लिया है, नोटिस कर दिए हैं, और 6 मई को पंजाब असम्बली के जो 25-26 है उनको बुला लिया। और पंजाब वालों का केस ज़्यादा संगीन है क्योंकि ये 26 लोग जो हैं इन्होंने पार्टी पॉलिसी से सीरियन ओपनली बगावत करके अपने उम्मीदवार परवेज लाई की बजाय मुखालफ उम्मीदवार हमजा शहबाज को वोट किए और उनके वोट वहाँ गिनती करके दर्ज हो चुके हैं। लिहाजा ये तो बहुत ही ओपन और शट केस है। और अगर ये 26 आदमी निकल जाते हैं तो हमजा शहबाज की जो कोशिश है वज़ीर आला बनने की वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिर अक्सरियत जो है वो पीटीआई और काफ लीग की बन रह जाती है पंजाब असम्बली। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी गुलाम हुसैन साहब। चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। और अब ये है कि अरकान को तलब कर लिया 28 अप्रैल को कौमी असम्बली के जी, और 6 मई को फिर बाकी। हाँ जी, अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक शाम के 5:07 हो चुके हैं और मेरे लैपटॉप की घड़ी के मुताबिक 5:07 हुए हैं और मैं इसी पर कायम और दायम रहूँगा। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारा प्रोग्राम जो है वो दिलजमई से देख रहे हैं और टीवी स्क्रीन के सामने ग्लूड हैं। आप ये जो घंटा है इसके अंदर भी हम बहुत सी अच्छी बातें करेंगे और हम अपना तारुफ नहीं करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। दिल में कर लिया ना? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। 4 बजे कर लिया था, बार बार जरूरी नहीं। क्यों बार बार जरूरी दिल में नहीं? करें आप। दिल में क्यों करें भाई? सलाम अच्छा, की इसका जो मतलब है कि अब हर सलाम स्टोरी पे मैं आपसे मुखातिब होकर कहूँगा अस्सलाम वालेकुम आमना, अब नेक्स्ट स्टोरी क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर ऐसा ही है। हर घंटा आएंगे अपना तारुफ करवाने से पहले अस्सलाम वालेकुम, हाँ, और उसके बाद हम अगली बात स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा इस्लामी, जी, बहुत इस्लामी। अच्छा जी, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे रमज़ान में इफ्तार से लेके सहर तक जो लोग हैं वो बैठे रहते हैं बाहर कैफ़ेज़ में, वहाँ पे खाना पीना चल रहा होता है और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हम कह रहे हैं कि वो भी जारी होती है, यानी शहर जो है वो जाग रहा होता है, पूरा जाग रहा होता है। लेकिन उसमें ऐसे में ये होता है कि जो लूट मार करने वाले हैं ना, उनकी भी चांदी हुई रहती है। हाँ। यानी वो भी मैंने देखा कितने वाक़यात ऐसे हैं कि आप कैफ़ेज़ में बैठे होते हैं, वो आते हैं गन पॉइंट पे, जितना भी पूरा ग्रुप बैठा हुआ है उनसे निकालो। एक अलग ही कॉन्सेप्ट है आजकल। ये है कि जिसको मौका मिल रहा है वो दोनों हाथों से दूसरे शहरी को लूट रहा है। यानी कि अगर कारोबार में बात कर लें, आप मार्केटों में जाएं, वहाँ पर जो प्राइसेस हैं, जूतों की कीमतें, कपड़ों की कीमतें, दर्जियों की जो सिलाई के रेट्स, उनकी बात कर लें। कल मुझे इत्तेफाक हुआ गाड़ी के टायर को पंक्चर लगवाने का, तो जस्ट इमेजिन कि उसके रेट सुन के, यानी कि पंक्चर लगवाने जाएं तो 1000-1500 रुपये कहीं नहीं जाता। हाँ। तो कोई पूछने वाला नहीं। ये वो है कुव्वत खरीद हमारी नहीं बढ़ रही और सब जगह लोग ये वो हैं जो लूट मार करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इनकी लूट मार है। मैं डायरेक्ट जो आके गन पॉइंट पे लूट मार कर रहे होते हैं, यानी कैफे में कोई ग्रुप बैठा हुआ है, आके गन रखी और निकाल दो जो कुछ भी है। तो ये भी दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि रमज़ान में हर शख्स ही कोशिश कर रहा है कि जी जहाँ से जो समेटा जा सकता है समेट लें। सवाए हमारे, हम ऐसी कोशिश नहीं करें, हम हाँ सिर्फ जी। अपना काम करें। अच्छा जी, अब हम स्टोरी का आगाज़ करने वाले हैं। जिस तरह से 4 बजे भी हमने इस पर बात की थी, क्योंकि बड़ा ही अहम मसला दुआ ज़हरा जो लापता हुई, उसके बाद निमरा भी कराची के सऊदाबाद इलाके से वो भी लापता हुई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, आज इस पर वज़ीर आला सिंध साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि लापता होने वाली जो बच्ची है दुआ ज़हरा, इनका पता चल गया है और इनको लाहौर से ट्रेस कर लिया गया है। बेसिकली इन्होंने निकाह किया है वहाँ पर एक लड़के के साथ, ज़हीर नामी, और लड़की की तलाश के लिए AVCC की जानिब से 3 टीमें तश्कील दी गई थी। इसके अलावा FIA और रेंजर्स की खुसूसी टीमों ने भी इस पर काम किया और फाइनली अब उसको तहवील में ले लिया गया और उसके बाद यहाँ पर कराची ट्रांसफ़र किया जाएगा। और अब बच्ची के वालिदैन का मौक़िफ़ आया है कि हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। और मैं उनके डिटेल वही बयान पढ़ रहा था कि वो ये कह रहे थे कि जी जब तक हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं आएंगी सामने तो हम इस हवाले से नहीं बताएंगे। कराची पुलिस ने दबाव कम करने के लिए खबर जारी की है। तो पहले आपको ज़रा सुनवा देते हैं कि बच्चे के वालिद क्या मौक़िफ़ रखते हैं।
कुछ भी नहीं है, सब न्यू फेक न्यूज चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे पास खड़े हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। कस्टडी का क्लेम जो आया था वो थाने ने रोल बैक कर लिया, उन्होंने कहा हमने तो ये बोला ही नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि दोनों पुलिस रास्ते में है, क्योंकि सिंध की पुलिस अलग है, वो अलग है, इन्होंने उनसे ही पूछना है। वो आगे से क्लेम नहीं कर रहे कि अभी तक बच्ची मिली है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि निकाहनामे की पेचीदगी की वजह से ये पुलिस जो है ड्रामा कर रही है और उन्होंने बाजियाब कर लिया और निकाहनामे की पेचीदगी? देखिए, मैं किसी पे फिलहाल वो नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक ये बच्ची मिली नहीं। निकाहनामे की काफ़ी सिर्फ टीवी पे चल रही है, उस पर फोटो मेरी बच्ची की है, उस पर एज 18 लिखी हुई है। मेरी बच्ची 4 दिन बाद 14 साल की होगी। मेरी शादी हुई थी 2005 में, ठीक है। तो ये अगर ये इंसिडेंट ऐसा होता ही है तो निकाहनामा तो वैसे ही उसके अंदर फेक डिटेल। चलें जी, तो इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर शाह। नज़ीर शाह, एक चीज़ जिसके ऊपर हमने शुक्र अदा किया था अल्लाह का कि ये दोनों बच्चियां जो हैं वो सलामत हैं, खैरियत से हैं, ये इस बात की तो कंफर्मेशन हो चुकी है। अब बताइए कि ये मुद्दा अभी क्या है? वालिद साहब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ हमें तो खबर नहीं आई। देखें, इनका पता तो लग चुका है, सिर्फ ये कि इस वक्त बाकायदा तौर पर उसको तहवील में नहीं लिया गया है। जो पंजाब पुलिस है उनके पास बहुत ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी है, उनके पास वो निकाहनामा भी आ चुका है जो मुबैना तौर पर कराची पुलिस की जानिब से उनको भेजा गया है। और पता ये चला कि दुआ ज़हरा और जो उसका जो शौहर है ज़हीर, जो अब तक बताया जा रहा है शौहर, उनकी जानिब से ही कराची पुलिस को ये निकाहनामा भेजा गया था। उसके अंदर 2 गवाहें, एक शब्बीर नाम है, एक का नाम असगर अली है। तो इन दोनों के नाम पर 8 सिमें भी रजिस्टर्ड हैं। दोनों के मोबाइल फ़ोन नंबर मुसलसल बंद आ रहे हैं। अच्छा। और ये दोनों उसमें गवाह बने। शेरा कोट का इसके अंदर तलत पार्क, शेरा कोट का रहायशी दुआ ज़हरा को बताया गया, जिसका नाम लिखा गया दुआ ज़हरा काज़मी। और इसके अंदर उसको खुद मुख्तार बताया गया है निकाहनामे में। खुद मुख्तार का मतलब ये होता है कि वो डिसीजन ले सकती है। बिल्कुल खुद डिसीजन ले सकती है। तो 18 साल खुद मुख्तार। अच्छा, 18 साल, ठीक है। हाँ। और जो पुलिस है इस टाइम पे, जो पंजाब पुलिस है, वो तमाम टेक्निकल ज़राए बरूए कार ला रही है। जिस तरह हमने भी अपनी किसी सोर्स से उन लोगों की तस्वीरें हासिल की हैं, जो इसमें शबीर अहमद है जिसने इसमें जो पहला गवाह है, तो उसके अंदर पुलिस उनको भी तलाश कर रही है। यकीनी तौर पर जियो फेंसिंग और दीगर तमाम जितने भी टेक्निकल निकाह का पता चला। सॉरी, निकाह ख्वान जिसने निकाह करवाया था। निकाह ख्वान असल में ये, अगर आप गौर से इस निकाहनामे को देखें, बगौर पढ़ें, तो इसके अंदर बहुत सारी आपको कमियां नज़र आएंगी, खामियां नज़र आएंगी। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी में ये निकाहनामा तैयार किया गया है। फॉरवर्ड कीजिएगा, वहाँ स्क्रीन पे तो चल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे जल्दबाजी में तैयार किया गया। इसके अंदर ना इसका दुआ ज़हरा का शनाख्ती कार्ड नंबर है, ना इसके अंदर कोई और ज़रूरी तफसीलात फराम की गई हैं। अच्छा। सिर्फ इनके नाम एड्रेस दिए गए हैं, और नाम और एड्रेस के साथ भी इसका गलत एड्रेस दिया गया है। ये अगर इसको ये कहा जाए कि ये निकाहनामा अब तक हमारे सामने जो पेश किया गया ये जाली है, बज़ाहिर जाली है। जाली इस सेंस में कि उसके अंदर जब आपने मालूमात गलत दे दी तो समझे वो चीज़ गलत हो गई। सबसे बड़ी चीज़ आपने उम्र अगर गलत दे दी, निकाहनामा गलत हो गया। आपने एड्रेस गलत दे दिया, आपने उसको खुद मुख्तार बता दिया, शेरा कोट का रहायशी बता दिया। जो बच्ची पैदा कराची में हुई, पली बड़ी कराची में, और अब जाकर चले, अगर हम मुबैना तौर पे कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से भी चली गई, तब भी ये निकाहनामा उस सूरत में काबिल कबूल हो सकता है अगर ये +18 हो। अगर ये अंडर एज है तो भी इसका ये निकाह जो ये काबिल कबूल नहीं होगा। और ज़ाहिर है उसके वालिद साहब की शादी से मुतालिक भी आप कुछ तज़किरा करें। उसके वालिद साहब के बारे में भी हमें पता चला है कि उनका कहना है कि 2005 में उनकी शादी हुई है। तो उस हिसाब से आप फिर लगा लें कि एज क्या हो। 17 साल तो वैसे बनते हैं अभी जी। तो काफ़ी सारी इसके अंदर टेक्निकल बातें हैं। दूसरी बात, अभी मैंने ये भी सुना कि कराची पुलिस ने बर्डन कम करने के लिए ये खबर जारी की, तो कराची पुलिस ने खबर जारी नहीं की। जैसे मैं हूँ, दूसरे चैनल्स भी हैं, तो हमारी वो सोर्सेज जो लाहौर में, कराची में जो इस केस पे बाकायदा काम कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड यूनिट है CIA का, AVCC एंटी वायलेंट एंड क्राइम सेंस, जो अगवा बराए तावान के उसमें काम करता है, तो उसमें 3 टीमें बनाई गई थी, खुसूसी टीमें। वो 3 टीमें अलग हैं। FIA साइबर क्राइम की टीम इसमें अलग काम कर रही है, जिसके अंदर 2 खवातीन भी शामिल हैं। रेंजर्स का खुसूसी विंग इसमें अलग काम कर रहा है। और इनके साथ जो इन तमाम इदारों की मदद कर रहे हैं, तो वो हमारे जो खुफिया इदारे वो भी इनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है। एक बच्ची है, माँ बाप से जुदा हो गई है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से बाकायदा इसका नोटिस लिया गया, और वज़ीर आला सिंध एक ज़िम्मेदार शख्सियत है, चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध है।
जब उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस एक चल रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उनसे सवाल हुआ तो उनका कहना था कि दुआ ज़हरा मिल गई है। तो इट मीन्स हम उसको उसी तरह सीरियस लेंगे जैसे कोई मोतबर शख्स ये कहता है कि हम उसकी बात का यकीन करेंगे। तो नज़ीर, जब उसको ट्रेस आउट कर लिया गया, अब क्या वो लाहौर पुलिस की तहवील में है? देखें, हमें ऐसा लगता है कि लाहौर पुलिस उस तक पहुंच चुकी है, लेकिन हो सकता है कुछ कानूनी खामियां हो, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे को अभी ये मिली नहीं, हम इसे तलाश कर रहे हैं। अच्छा। लाहौर अभी पुलिस सिर्फ की ट्रेस हुआ? बिल्कुल ट्रेस हुआ है। और हमने भी जो सबसे पहले ये 2:10 पर मैंने खबर दी थी, तो उसके अंदर पहला टिकर ही, जो पहली खबर ही जो मेरी थी, उसके अंदर मैंने ये बताया था कि दुआ ज़हरा को ट्रेस कर लिया गया, यानी कि उसके बारे में मालूम चल गया। देखिए, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कराची है, ये सिंध है। सिंध एक बहुत बड़ा सूबा है, लेकिन कराची एक शहर है। लेकिन वो ना कराची में ना सिंध में, वो पंजाब में, पंजाब के शहर लाहौर में। इट मीन्स उसको ट्रेस कर लिया गया। अब वहाँ से राब्ता, वहाँ की जो एजेंसीज हैं, वो उनका जो तमाम चीज़ें जो लाहौर पुलिस है इसके ऊपर टेक्निकल तरीके से काम कर रही है। अच्छा, ठीक है। अब ज़रा दूसरी लड़की की बात कर लें, निम्रा। उसके हवाले से क्या चीज़ें पता चली? निम्रा के हवाले से ये पता चली कि उसको डीजी खान से, जो उसका एक दोस्त था, उसने चंद दोस्त ने उसको इजी पैसा से पैसे भी भेजे थे। 2 महीने पहले वो मिलने भी आया था मिलने भी आया था वो इससे। अच्छा। तो ये बज़ाहिर ये भी एक दोस्ती का मामला है। और कराची में मेजॉरिटी केसेस, अगर आप मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछें, तो 80% या 75% केसेस ऐसे होते हैं कि जिनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लड़की चल जाती है, लेकिन हर केस ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात हमें लग रहा होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो वाकई अगवा होता है। अच्छा। और बाज़ औक़ात आखिर तक ऐसा लगता है जैसे अगवा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो मर्जी से गई थी। तो अभी उस बच्ची को क्या पता, क्या चल रहा है? फाइनल उसका क्या रिजल्ट क्या है? निम्रा का देखें, निम्रा को लेने के लिए कल लाहौर जो पंजाब है, डीजी खान, वहाँ पर एक टीम रवाना होगी। उसका पता चल चुका है और ये भी पता है बिल्कुल। अच्छा। लेकिन ये जो इस टाइम पे दुआ ज़हरा का केस है, ये थोड़ा सा मिस्ट्री बना हुआ है। इस पर ऐसा लगता है कि पंजाब पुलिस जो है ना, मुकम्मल तौर पर इस पे काम करने के बाद ही शायद कराची पुलिस के हवाले करे, क्योंकि सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर में उससे बड़े से बड़े हाई प्रोफाइल केसेस ट्रेस हो जाते हैं। तो इनके पास तो तमाम मोबाइल नंबर, NIC नंबर, वो दोनों NIC नंबर जो निकाह नामे पर मौजूद है, अगर वो दुरुस्त है तो मैं समझता हूँ कि पुलिस आज ही दुआ ज़हरा तक पहुँच जाएगी। ठीक है जी, नज़ीर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। निम्रा और दुआ ज़हरा का जो मसला है, जो केस है, उस हवाले से अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या पहलू सामने आए, इस पर हमने बात की है। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर। अच्छा अशफाक, अब हम बात करने जा रहे हैं कि हम सब ही ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन उसको हकीकत का रूप देने के लिए, उसको हकीकत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे मेहनत करनी, इस्तिकामत। आपने ऑब्वियसली, अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप एक वक्त के बाद आके रुक जाते हैं, आप सोचते हैं कि ये तो हासिल ही नहीं हो रहा, ये तो ला हासिल बन गया, तो वहाँ पे इस्तिकामत जो है वो काम आती है। यानी आपको इस्तिकामत के साथ डटे रहना। बिल्कुल ऐसा ही है। ट्राई एंड ट्राई अगेन, और इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अच्छा, ये हम दास्तान सुना रहे हैं बलूचिस्तान के ज़िला पशीन के मकीन ताज मोहम्मद की। उनका सिलसिला ये था कि 17 बरस पहले जहाँ वो छोटे ग्रेड के सेंट्री वर्कर भर्ती हुए थे, उसी इदारे में वो आज डायरेक्टर के ओहदे तक पहुँच गए हैं। ताज मोहम्मद मुसाबकती इम्तिहान में कामयाब हासिल करके नादरा में बतौर डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात हो गए माशाल्लाह से। और 2003 में उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था इस इदारे में। 2012 में कंप्यूटर में मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल की। लेकिन देखिए, आप उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी 2012 में कंप्यूटर में, जिस तरह से आपने बताया कि मास्टर की डिग्री मुकम्मल कर ली। मुलाजमत, बेटी का इलाज और पढ़ाई, ये सब करना नो डाउट बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ ताज मोहम्मद ने हमें ज्वाइन किया है। ताज मोहम्मद हमारे साथ मौजूद होंगे। ताज मोहम्मद, आपको सबसे पहले वेलकम कहेंगे। ये कहिएगा, जब इंसान मेहनत करता है और वो एक्सपेक्ट भी ये कर रहा होता है कि उसकी मेहनत का उसको फल भी मिले, आपको मिल भी गया, क्या फीलिंग्स थी उस टाइम? जी बिल्कुल, ये आपने जो बात की 100% बिल्कुल सही बात है। किसी की मेहनत ज़ाया नहीं जाती, उसका ज़िंदा मिसाल मैं खुद हूँ। मैंने 18 साल सर्विस किया। इसी सर्विस के दौरान मैंने अपनी जो तालीम थी, मेरी बुनियादी तालीम जो थी मेरी, तकरीबन 2012 तक मैंने सर्विस करते हुए मैंने जो मेरी अपनी तालीम थी वो भी मुकम्मल की, और मैं साथ साथ जो मेरी जॉब थी वो भी मैं उसके साथ कर रहा था। तो इसका सिला मुझे आज मिल गया है। जो आज मेरी जो इतनी जो जिन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और जिस मुकाम पर आज मैं पहुंचा हूँ,
और आज मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, या इस इंटरव्यू देने के मैं काबिल मतलब हुआ हूँ, तो ये इसी समर का, इसी मेहनत का एक पल है जो आज मुझे मिला। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी अचीवमेंट बंदा करता है तो उसको मतलब बहुत खुशी होती है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत खुश है। बिल्कुल, अज़्म मुसम्मम और यकीन कम होना बहुत ज़रूरी है कामयाबी के लिए। लेकिन 17 बरस एक बड़ा लंबा सफ़र है, उसके अंदर लोगों ने आपको ज़ाहिर है कि आपकी टांगें खींचने की कोशिश भी की होगी, ताने भी आपको दिए होंगे। कभी इस चीज़ ने आपको दिलबर्दाश्त किया या परेशान किया? हाँ, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अच्छे लोगों ने सपोर्ट किया, जबकि बुरे लोगों से मैंने सबक लिया, सबक हासिल किया। उनके तानों ने मुझे और भी मजबूत किया। मैं कभी कमज़ोर नहीं पड़ा। मैं उनके तानों को मैंने पॉजिटिव लिया कि आज ये जो लोग मुझे ताना दे रहे हैं, अगर मैं मेहनत करूं, अगर मैं आगे बढ़ूं या उनसे आगे निकल जाऊं, तो वही जो आज मुझे ताने दे रहे हैं, कल को हो सकता है अगर मैं मेहनत करूं, अगर मुझे इसका फल मिल जाए तो हो सकता है वही ताने देने वाले कल को मेरी तारीफ भी करें। तो मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं दौरान सर्विस, जिन लोगों ने मतलब जो मेरे कुलीग्स थे ऑफिस में, जिन्होंने मेरा एतमाद बढ़ाया, मुझ पे भरोसा किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ताज मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे और बिल्कुल ऐसे ही है कि जो ताने हैं, लोग तो आपको बहुत सारी बातें कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन आपने रुकना नहीं है, अपने सफ़र को आगे लेकर चलते रहना है और सब्र का जो दामन है वो हाथ से नहीं छोड़ना। चलें जी, अब एक खबर आप तक पहुंचाते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर कहते हैं कि इमरान खान की मेहरबानी से इस्टेब्लिशमेंट से हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए। इमरान खान ने इदारों से ऐसा रवैया रखा कि उनको हम बेहतर लगने लगे। इमरान खान का रवैया ऐसा था, किसी को साथ नहीं रख सकता, सब नाराज़ हुए। हमारे मामला डॉन लीग्स और मुशर्रफ केस से ख़राब हुए। मियाँ साहब ने हमेशा इदारों का एहतराम किया, कभी इदारों से टकराव की बात नहीं की और ना करना चाहते हैं। वो ARY न्यूज़ के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट से गुफ्तगू कर रहे थे। असद जरदारी साहब कहते रहे, खुद ही अपने बोझ थले, अपने हुक्मरानी के बोझ थले दब जाएगा, नीचे दब जाएगा, और वही हुआ। और फिर जिस तरह इन्होंने इदारों के साथ अपना रवैया रखा है, वो भी आपने देखा है अभी फॉरेन फंडिंग केस में किस तरह उसको पता है कि अंदर चोर है, उसके तो ओपन एंड शट केस वाली बात है और उससे ये बच नहीं सकता। उसका रवैया शायद ऐसा है कि वो किसी को साथ नहीं रख सकता, ना वो उसके इत्तेहादी साथ रहे, ना उसके MNA साथ रहे। अदलिया को उसने नाराज़ किया, इस्टेब्लिशमेंट को, अफवाज पाकिस्तान को नाराज़ किया। कौन से बंदे हैं जिसको इसने नाराज़ नहीं किया? यानी अगर इस्टेब्लिशमेंट इससे नाराज़ ना होती तो शायद बच जाते। नहीं, देखिए, इस्टेब्लिशमेंट तो अब भी कोई रोल नहीं उन्होंने अदा किया, सिवाय इसके कि जो हम सुनते रहे हैं कि किसी को फ़ोन नहीं पीछे हट गए, हाँ फ़ोन नहीं किए। तो मैं समझता हूँ शायद उन्होंने भी ये सही रास्ता अख्तियार किया है। क्लियरली सबको पता है कि ताल्लुकात ख़राब हुए थे इस्टेब्लिशमेंट से। वो ख़राब कैसे हुए थे, कहाँ पे गलती हुई थी और अब ठीक कैसे हुए हैं? मेरा हाल एक जो मसला सबसे ज़्यादा सेंसिटिव था शायद डॉन लीग्स वाला था। दूसरा शायद मुशर्रफ का भी था कि उसको बाहर जाने नहीं दिया गया, लेकिन उसमें शायद केस तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बना था, लेकिन ये शायद दो बातें थीं जिस वजह से थोड़ी सी हुई। हालात फिर बेहतर कैसे हुए अब? मेरा लिए इमरान खान की मेहरबानी है। इमरान खान एक ऐसा उनके साथ रवैया किया है कि शायद वो समझते थे इनसे तो वही बेहतर थे। हाँ, अच्छा, खान साहब की ब्लेसिंग से आपके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे। आज जितना भी है खान साहब की मेहरबानी से ये सारा काम हुआ है कि खान साहब ने जो हुक्मरानी की है, जहाँ तक हमारा तल्लुक़ है, हमने कभी भी टकराव की पॉलिसी नहीं अपनाई, ना अपनाना चाहते हैं। अदारों को मजबूती की बात करते हैं, ये हमारा मैनिफेस्टो भी है। ताल्लुकात ख़राब तो नहीं होंगे आपके इस्टेब्लिशमेंट से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, नहीं होने चाहिए, क्योंकि शहबाज साहब की जो कम्युनिकेशन है या शहबाज साहब जिस मिजाज के हैं, मैं नहीं समझता कि वो पॉइंट आएगा। जो मीटिंग अब लंदन में हो रही हैं, बिलावल गे, पीपल्स पार्टी के और भी सीनियर्स लोग हैं, मियाँ साहब से सीट एडजस्टमेंट, बिल्कुल वो टाइम इलेक्शंस है, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी क्यों ज़ोर दे रही है? वो क्या समझते हैं कि ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून मान जाएगी, वक्त है ये,
वो क्यों जोर दे रहे हैं इस बात पे? नहीं, वो समझते हैं कि इलेक्शन शायद नियर फ्यूचर में हो, अगर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद भी हो तो कोई टाइम तो नहीं है। और हो सकता है कि उनको पंजाब के हवाले से वो कोई थोड़ी सी एडजस्टमेंट चाहते हो, क्योंकि पंजाब में PMLN का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो वहाँ पे शायद उनकी ख्वाहिश हो कि हमें कुछ ना कुछ। और उसके बदले में है सिंध में भी कोई 2-4 सीटों पे आपको भी एडजस्ट करें। डेफिनेटली अगर वो करेंगे तो सिंध में भी हम ज़रूर करेंगे। चेयरमैन सेनेट बना देंगे गिलानी साहब को? नहीं, वो उनका केस है अदालत में। अगर अदालत का फैसला वोट के जरिए भी तो हो सकता है, आपकी अक्सरियत है। नहीं, अगर अक्सरियत है तो बिल्कुल, हमने तो पहले भी हमारे कैंडिडेट थे। जी जी, गिलानी साहब तो पहले भी हमारे कैंडिडेट थे, वो तो उन्होंने धांधली कर ली। जब बाप के उन्होंने 7 वोट उधर ले लिए, बाप कह के जी ये बस लीडर ऑफ अपोजिशन बन। चौधरी निसार साहब कहते हैं, अक्सर आपका नाम लेते हैं, तो कोई चांस है चौधरी निसार साहब की वापसी का, या बहुत दूर चले गए हैं? नहीं, मेरे ख्याल मेरी तो 2 साल से कोई मुलाकात नहीं हुई। इनिशियली बातचीत होती थी कि उनकी वापसी के लिए, तो अब मेरा ख्याल मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई PMLN में कोई ऐसा है मामला जो स्पेस या कोई जगह है। हमारा ख्याल था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को मना लेंगे हम, जिस तरह मियाँ साहब की एक वज़ादारी है या बड़े दिल वाले हैं, तो उनको मना लेंगे अगर चौधरी साहब कुछ थोड़ा सा अपना एक हाथ बढ़ाएं। हाँ। वो नहीं हो सका। चलें जी, राना तनवीर साहब किसी चीज़ का क्रेडिट तो इमरान खान साहब को दे रहे हैं, चलो कुछ तो उन्होंने माना। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक, और एक बार फिर से आप लोगों को आमना खटाना की पुरजोर फरमाइश पे अस्सलाम वालेकुम है, क्योंकि जब भी वापस आना है तो आपको सलाम करना है। नहीं, मैंने ये जब ही वापस आने पे नहीं कहा था। अच्छा, तो ये आधे घंटे और घंटे का तायुन करने वाली आप कौन हो? हाँ, इनको लग गई है ये बात, बताएं इनको ये बात चुप गई है। अच्छा चलें, हम क्या बात करने लगे? हम बात करने लगे हैं कि हम आज फिर आपको कोई अच्छी सी रेसिपी जो कि बड़ी आजमूदा सी हो और बहुत ही झटपट हो, वो बताने जा रहे हैं। तो कौन सी है? ब्रेड कचौरी। आज की हमारी रेसिपी है ब्रेड कचौरी। चिकन बॉयल 300 ग्राम, आलू बॉयल 1 कप, हरा धनिया चॉप्ड 1/2 कप, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, फ्रेश क्रीम 1/2 कप, मोज़रेला चीज 300 ग्राम। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ब्रेड के स्लाइसेस को सर्कल शेप में कट करेंगे। स्लाइस को लेंगे और हल्का सा पानी स्लाइस के ऊपर लगाएंगे और फिर चिकन का बैटर स्लाइस के ऊपर डालेंगे और ऊपर से दूसरा स्लाइस का पीस रखेंगे। अब स्लाइस कचौरी को अंडे में डिप करें। अब इसमें ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और डीप फ्राई कर लेंगे। लीजिए, हमारी ब्रेड कचौरी तैयार है। ऑलराइट जी, ब्रेड कचौरी तैयार है और ट्राई कीजिए और अपने अपने घरों में बनाइए। ये जो तैयार है ये हमारे लिए, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है? समझ गए आप लोग? अब मीठे की बात करें। मीठे की हम बात कर लेते हैं। भाई, मीठा कब खाया जाता है? खासतौर पे ईद उल फितर की आमद है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तीसरा अशरा जो है वो जारी और सारी है। जारी और सारी। अच्छा, तो उसमें ये है कि अब जैसे ईद उल फितर आएगी तो उसमें मीठा लाजमी तौर पर बनता है। और सेवैयाँ ऐसे कैसे हो सकता है कि शीर खुरमा ना हो, सेवैयाँ ना हो और सुबह का आगाज़ होता ही सेवैयाँ शीर खुरमा के साथ है। अच्छा जी, मुजफ्फरगढ़ में भी यही रवायत, इसी को फॉलो किया जाता है। नवीद फरियाद डोगर ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, वो दिखाते हैं। चौक सरवर शहीद देहात की खवातीन मीठी ईद को मीठा बनाने के लिए आज भी रिवायती और देसी अंदाज से चारपाई के साथ लगी दस्ती मशीन से सेवैयाँ बनाती हैं।
मैदे और आटे से बनने वाली सवैयां लज्जत और मिठास के एतबार से अपनी मिसाल आप हैं। सवैयां बनाने वाली खवातीन का कहना है, ऐसा दी रिवायत है पे मिठी वास्ते सीमा बढ़ाने पैसे सीमा ना ही बढ़ाओ तो ईद अधूरी लगती है। खास तजर्बे से गूंदे गए आटे से मखसूस पेड़ों के साथ लंबे नच्छे निकाल कर उनको धूप में खुश्क किया जाता है। इन सवैयों को सभी बड़े शौक से खाते हैं। जदीद दौर में हाथ से बनी इन सवैयों का अपना जायका और लुत्फ है। देसी घी, चीनी और दूध के साथ इनकी मिठास मजीद बढ़ जाती है। कैमरा टीम के साथ नवीद फरियाद डोगर, ARY न्यूज़। ऑलराइट जी, तो ये तैयारियां बड़ी जल्दी हो रही हैं। वैसे एक बात है कि ऐसी चुटकी बजाते ही वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलेगा। 25 अप्रैल हो गए, कैन यू इमेजिन? बिल्कुल ऐसा ही है, वक्त बहुत तेजी से गुजरा है। ऑलराइट जी, अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक और अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर से। और आप सर सलामती भेज रहा हूँ, आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी फरमाइश है पुरजोर। तो जनाब, हम बात करते हैं कि वैसे तो कौमी खेल हॉकी है, लेकिन रमज़ान में हॉकी नहीं खेली जाती, ठीक है? हॉकी नहीं खेली जाती, खेला जाता है क्रिकेट, क्योंकि मकबूल तरीन खेल जो है वो हमारा क्रिकेट है। और नाइट क्रिकेट जो है वो सब जगह खेली जाती है पाकिस्तान के तोलोअर्स में। और ये इतनी मकबूल है कि ना सिर्फ ये कि वैसे मैचेस होते हैं कि भाई बैट बॉल लेके निकल गए, बल्कि बाकायदा तौर पर रमज़ान टूर्नामेंट्स होते हैं जो मुनक्किद किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। इसी पर रिपोर्ट देखते हैं नासिर हसन खान की। रमज़ानुल मुबारक की रातें हों और गली कूचों चौराहों पर क्रिकेट के दीवाने ना हों, ऐसा मुमकिन नहीं। एक एंजॉयमेंट है कि रात की मज़ा आता है। असल में दिन भर सब रोज़े में होते हैं तो दिन में तो कोई खेल नहीं सकता। तरावी पढ़ के लोग कहते हैं कि जो क्रिकेट लवर है वो क्रिकेट ही खेलते हैं। बच्चे हों या नौजवान खिलाड़ी, सभी को घरों से आज़ादी मिल जाती है और हर जानिब क्रिकेट ही क्रिकेट, चौकों छक्कों के नज़ारे। पूरा साल इंतजार करते हैं नाइट क्रिकेट का रमज़ान की। वैसे तो कुछ नहीं कहता क्योंकि हम घर के नीचे अपने खेल रहे हैं। स्ट्रीट खिलाड़ी ही मुल्क व कौम का असासा होते हैं, जो दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। कैमरामैन काशिफ खान के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़, हैदराबाद। ऐसे में जो फुटबॉल के जो चाहने वाले हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो भी पीछे नहीं रहे। चमन में फुटबॉल जो है उसको तरजीह दी जाती है क्रिकेट पे। क्रिकेट के अलावा किसी और गेम का भी नाम सुना हमने कि जो रमजान में खेली जाती है। तो चमन में लगता ये है कि क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल के दीवाने। हाँ जी, अख्तर गुलफाम इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। मन में रमजानुल मुबारक के दौरान खेलों के मैदान आबाद रहते हैं। तबलीगी मरकज के सामने रमजान के आगाज से ही रमजान अमन फुटबॉल कप जारी है, जिसमें मजमूई तौर पर 210 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही है। हमारे पास 215 टीमें इंटरव्यू हुई तक 1515 प्लेयर्स यहाँ पर हमारे साथ गेम खेल चुकी हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि फुटबॉल चमन का पसंदीदा खेल है। रमजान में ऐसे टूर्नामेंट न सिर्फ नौजवान नस्ल को तफरीह का मौका फराहम करते हैं, बल्कि फुटबॉल के खेल के लिए टैलेंट की तलाश का भी जरिया है। 9 मैचेस होते हैं और यहाँ पे काफ़ी तादाद से हमारे साथ प्लेयर्स यहाँ पे हर मैच में तकरीबन 250 प्लेयर रोज़ाना यहाँ पे मैच खेलते हैं। और हमारी तकरीबन 5 साल से ये टूर्नामेंट इस बंजर ज़मीन पे हम ये टूर्नामेंट कराते हैं। चमन फुटबॉल के हवाले से छोटा ब्राज़ील है, क्योंकि इधर लोग खिलाड़ी आते हैं, बहुत खुश है। वाहिद टूर्नामेंट है जो चमन में यहाँ खेलते हैं। हम हर रमज़ान इधर आते हैं, इधर खेलते हैं। यहाँ पर शहरी तक फुटबॉल मैच खेलते हम इससे लुत्फानंदोज होते हैं। बंजर और पथरीली ग्राउंड पर खेले जाने वाले नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट में शायकीन की बड़ी तादाद इन सनसनीखेज मुकाबलों को देखने के लिए ग्राउंड का रुख करती है। शहरी तक जारी रहने वाले फुटबॉल मैचेस से शायकीन लुत्फानंदोज होते हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज़, चमन। तो फुटबॉल के मैदानों के साथ साथ जो बाजार हैं उनकी रौनकें भी बहाल हो गई हैं, क्योंकि जनाब बहुत कम दिन रह गए हैं ईद उल फितर में, और उसकी जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। बिल्कुल जी। और टंडो वाला यार में क्या सिचुएशन है ये हमें बता रहे हैं अमानुल्लाह खोखर। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा आते ही टंडो लहर की मार्केटों में खरीदारों की रश लग गई। छोटे बड़े मर्द व ख्वातीन पहुंचे मार्केट अपनी पसंद की शॉपिंग करने। किसी का कहना है कि महंगाई बढ़ गई तो कोई लगा रहा अपनी मैचिंग की तलाश में, कोई कपड़े खरीदने में मगन तो कोई शूज खरीदते नजर आया। महंगाई तो हर साल बढ़ती जा रही। हम सैंडल वगैरह खरीदने आए, डबल पैसे बता रहे हैं। वहाँ पर मौजूद दुकानदारों का कहना है कि लाइट ने कर दिया है परेशान, वरना कारोबार तो अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह कारोबार में रौनक है, लोग खुशहाल हुए पड़े कुछ, पर लाइट ने तो हमें दुकानदारों को बेजार कर दिया इस वक्त बहुत। ना सुबह शहरी में होती है, ना इफ्तार में होती है, ना दिन में होती है, और अभी भी लाइट नहीं है। ईद के लिए ज्वेलरी और चूड़ियां खरीदने आई खवातीन ने एक सेट अपनी पसंद की चूड़ियां अभी से पहन ली, बाकी पहनेंगी ईद पर।
कपड़ों के खूबसूरत डिजाइन और तरह तरह की वैरायटी सजा दी गई खरीदारों के लिए। कैमरामैन टीम के साथ अमानुल्लाह खोखर, ARY न्यूज, टंडोला यार। ऑलराइट जी, खवातीन की तैयारियों के हवाले से बहुत बात हो गई, हद हो गई है हर दफ़ा खवातीन की तैयारी, चूड़ियाँ, मेकअप, न जाने क्या क्या। मर्दों की सिंपल तैयारी, कुर्ता ले लिया, वेस्ट कोट बहुत हो गई तो वेस्ट कोट जाके ले ली, और एक आध चप्पल या पिछले साल की चलाते हैं। चलें, और क्या तीन चार तैयारियां चीजें होती हैं सारी बेचारे गिनवा दी हैं और उसके बाद लेकिन करें कुछ और होते हैं क्या जो क्या? फेशियल वगैरह भी कराते हैं, बड़ी तैयारियां करते हैं। चलें, अली हसन की रिपोर्ट देखते हैं। ईद का त्यौहार करीब तर है और मर्द हजरात नत नए डिजाइन के कुर्ता पजामा खरीदने में काफी दिलचस्पी रखते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉर्पोरेट मार्केट में। एक हब है जहाँ पे शलवार कमीज तो मिलते ही हैं, लेकिन अब कुर्ता पजामा जो है टॉप ट्रेंड बन चुके हैं। यहाँ पे दुकानदार से बात करते हैं कि वजूहात क्या है। टीवी शो में चलते हैं, ज़्यादातर कुर्ते पजामे का ट्रेंड चल रहा है, तो उसके हिसाब से डिमांड कस्टमर की फिर यही होती है कि हमें भी कुर्ते पजामे चाहिए। भी तो रेंज ये कि 25 है, 22 है, यानी कि ये सूट आप देख रहे हैं आप, ये 2500 का वैसे सूट है, लेकिन फिर भी हम ये इसको सेल आउट करते हैं कस्टमर की डिमांड की वजह से कि आजकल की महंगाई के हिसाब से और इसके हिसाब से, और फहद मुस्तफ़ा वगैरह जो ये डिमांड करते हैं ना, तो इनकी वजह से हमें ये आइटम बनाने पड़ते हैं और ये हमें बहुत महंगे पड़ते हैं। फिर कौन से कलर जो है सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों? पहले तो ब्लैक कलर हो गया आपका, नेवी ब्लू कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स में आते हैं बनाने के लिए। दुकानदार से हमारी गुफ्तगू हो रही तो उनका यही कहना था कि टॉप सेलिब्रिटी जो कि टीवी शोज करते हैं रमज़ान में, खासतौर पे इनका कहना था कि फहद मुस्तफ़ा हैं, उनको देख के जो है ना लोग काफ़ी इंस्पायर हुए हैं और कुर्ता पजामे की डिमांड जो है काफ़ी हद तक बढ़ती चली जा रही है। अगरचे भी थोड़ा सा रश कम दिखाई देता है दुकानों में, लेकिन उनको दुकानदारों को यकीन है कि आखिरी टाइम पे जो है 10 दिन बचेंगे, उसमें डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी और इनके जो है काफ़ी तादाद में जो है जितने आर्टिकल्स हैं वो बिकते चले जाएंगे। जी चलें जी, वक्त मुख्तसर है लेकिन आप देख लें कि मुकाबला सकते हैं, आप भी पहुँचें, हम भी पहुँचेंगे, जाके हर जगह से अच्छी अच्छी शॉपिंग करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।